हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल TCLC 54 में। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। तो दोस्तों वीडियो को जो है पूरा देखिए और साथ ही साथ इसको नोट भी कर लीजिए, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा। तो आइए देखते हैं कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और इन्हीं निर्देशों को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश या कमांड को इनपुट के रूप में लेता है। इस निर्देश को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर का मुख्य काम गणना करना, डेटा को स्टोर और प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर का अगर पूरा नाम या फुल फॉर्म अगर कहें तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रोफेशनली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च होता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जो एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर्स ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल गेम खेलने, पढ़ाई करने, डॉक्यूमेंट को टाइप करने, वीडियो देखने और इंटरनेट चलाने के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो बिना थके बहुत लंबे समय तक कार्य कर सकता है। मनुष्य लंबे समय तक लगातार काम नहीं कर सकता है और इसे आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर लंबे समय तक बिना थके और बिना गलती किए काम को करता है। ये हमारा कंप्यूटर का जो है पिक्चर्स है, जिसमें सबसे पहले ये है हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद है ये हमारा मॉनिटर, और यहाँ पे जो है ये कीबोर्ड है, और उसके बाद ये माउस। ये चारों डिवाइस मिल के हमारा जो है कंप्यूटर बनता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, यानी कंप्यूटर के कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं। पहला हमारा जो स्टेप होता है वो है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग और उसके बाद है आउटपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट वह प्रक्रिया है जिसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। प्रोसेसिंग इसी स्टेप में, यानी आफ्टर इनपुट, कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है, यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी कमांड हम दे रहे हैं, उसी कमांड के हिसाब से, उसी के अनुसार जो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। उसके बाद जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है, देन आउटपुट देता है। इस स्टेप में कंप्यूटर जो है यूजर को आउटपुट प्रदान करता है, और आउटपुट जो है 2 तरह से होता है। एक होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी, यानी जो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, और दूसरा जो होता है वो हार्ड कॉपी के रूप में होता है, जो प्रिंटर के माध्यम से हम बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर के विशेषता की, यानी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो है स्पीड। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर इंसानों के तुलना में बहुत तेजी से कार्यों को करते हैं। यह 1 सेकंड में 1 लाख से भी ज़्यादा कार्यों को पूरा कर सकते हैं। किसी मनुष्य को गुणा भाग करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है, जबकि कंप्यूटर गुणा भाग को 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर सकता है, यानी कम से कम जो है समय में ये ज़्यादा काम को करता है। इसलिए इसकी काम करने की स्पीड जो है बहुत तेज होती है। एक्यूरेसी या एक्यूरेट, कंप्यूटर बिना गलती किए किसी भी काम को पूरा करता है। मनुष्य एक काम को करने में बहुत गलती कर देता है, जबकि कंप्यूटर बिना गलती किए अपने कार्य को पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा रिलायबल, यानी विश्वसनीय। कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय होता है।
हम कंप्यूटर को जितनी बार भी इनपुट देंगे तो कंप्यूटर हमें हमेशा सही आउटपुट ही प्रदान करेगा। इसी वजह से हम मनुष्य से ज़्यादा कंप्यूटर पे विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही शक्तिशाली होती है। हम सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर सभी चीज़ों को बिना भूले याद रखता है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला है हमारा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस यानी परिश्रमी। कंप्यूटर जो है बिना थके सालों तक काम कर सकता है। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी होता है। एक इंसान थोड़े समय काम करने के बाद थक जाता है, जबकि कंप्यूटर थकता नहीं है। इजी। कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। इसे हम बहुत कम समय में सीख भी सकते हैं और इस पे आसानी से अपना काम कर सकते हैं। ऑटोमेशन यानी स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। यह अपने कार्यों को खुद से पूरा करती है। जब एक बार यह अपने कार्य को शुरू कर देती है तो बिना किसी मनुष्य की सहायता से इसे पूरा कर देती है। नेक्स्ट है नो फीलिंग यानी भावनाहीन। कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह कोई भी भावना नहीं होती है, इसलिए यह भावना में बहकर कोई भी काम नहीं करता है। नो इंटेलिजेंस यानी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह खुद से सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। यह सिर्फ प्रोग्रामिंग के आधार पर अपने कार्य को करता है। इसके पास दिमाग भी नहीं होता है। जैसा हम इसको कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी कमांड या इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। प्राइवेसी यानी गोपनीयता। कंप्यूटर में हम अपनी पर्सनल जानकारी को स्टोर कर सकते हैं। हम कंप्यूटर में पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति बिना पासवर्ड के आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हम इसमें रख के उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि हमारा जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा इसमें सुरक्षित रह सके। उसके बाद है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत से प्रकार होते हैं जिनके बारे में नीचे दिया गया है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, यानी सिंगल यूजर जिसको कहते हैं। इस कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा होता है और यह मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो है काफ़ी छोटा होता है। यह हल्का होने के साथ काफ़ी सस्ता भी होता है। माइक्रो कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, जिसका अर्थ यह है कि यूजर इस कंप्यूटर में एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकता है, जैसे कि इंटरनेट चलाना, वर्ड में काम करना और गाने सुनना। ये सब जो है एक साथ काम कर सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका आकार न ज़्यादा छोटा होता है और ना ही ज़्यादा बड़ा। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। यह एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है। इसका मतलब यह है कि इस कंप्यूटर का उपयोग एक समय में एक या एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। इसके अलावा यह मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी होता है, यानी इस कंप्यूटर में एक समय में एक से ज़्यादा कार्य किए जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं जैसे IBM AS400 और Honeywell 200। ये सब जो है मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा होता है और इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। इसका आकार मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक समय में एक से
अधिक यूजर कर सकते हैं। इस कंप्यूटर का आविष्कार 1950 के दशक में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल के द्वारा किया गया था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह कंप्यूटर काफ़ी महंगे भी होते हैं और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो IBM Z सीरीज और सिस्टम Z9, ये सब जो है इसके मेन एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह भौतिक मात्राओं को मापने के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग विद्युत प्रवाह, तीव्रता और प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, स्पीडोमीटर है, ये सब हमारे एनालॉग कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यह एक ऐसा कंप्यूटर है जो कोई भी काम करने के लिए बाइनरी यानी 0 और 1 के बीच की संख्या का उपयोग करता है। इस कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड अधिक होती है और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। आधुनिक समय में डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल कई कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ये सब जो है डिजिटल कंप्यूटर से होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एप्पल मैक है, IBM PC है, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं शामिल होती हैं, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादातर जटिल गणनाओं को हल करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग जैसे पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, ऑटो गैसोलीन पंप है, ये सब जो है इसके मेन एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका आकार काफ़ी बड़ा होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। यह कंप्यूटर काफ़ी तेज होते हैं जो अपने कार्यों को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है क्योंकि इस कंप्यूटर के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी होती है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर आपस में जुड़े होते हैं और इसी की वजह से यह किसी भी कार्य को तेज गति से कर पाता है। इस कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी करना, रिसर्च करना, ये सब कामों में सुपर कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सुपर कंप्यूटर में जैसे परम 8000, परम 10000, भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 10000 है और NUDT Tianhe 2, ये इसके जो है मेन जो है एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग, डिजाइन, एनिमेशन, रेंडरिंग, 3D ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्क स्टेशन की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है जिसकी वजह से यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। यह कंप्यूटर तेज गति से सभी कार्यों को करता है क्योंकि इसमें एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है। इस कंप्यूटर का उपयोग एक समय में केवल एक ही यूजर कर सकता है। वर्क स्टेशन का इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग और 3D एनिमेशन करने के लिए भी किया जाता है। यह कंप्यूटर यूजर की बिल्कुल सटीक आंकड़े देता है, जैसे यूनिक्स बेस्ड सन और कम्पैक, ये आपके जो है वर्क स्टेशन के मेन एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल कंप्यूटर।
यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि असाइनमेंट पूरा करना, मूवी देखना, गेम खेलना, ब्राउजिंग करना, प्रोजेक्ट को पूरा करना। ये सब काम जो है पर्सनल कंप्यूटर से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के उपयोग की, यानी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का इस्तेमाल जहाँ पे होता है वो है मेडिकल फील्ड में। कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर का उपयोग करके मरीजों की बीमारी का पता लगाया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में मरीजों का अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग जैसे एक्सरे करने और मरीजों को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है। यह मरीजों के दिल की गति को मापने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन में। कंप्यूटर का इस्तेमाल कम्युनिकेशन करने के लिए भी किया जाता है। डेटा को एक स्थान आज के समय में संचार करने के लिए कंप्यूटर एक लोकप्रिय विकल्प है। कंप्यूटर का उपयोग करके यूजर घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र कर सकता है और घर बैठे मीटिंग कर सकता है। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए यूजर जो है जैसे स्काइप और जूम जैसी सेवाओं का भी उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है होम, यानी घरों में। इसका उपयोग घरों में बहुत से कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए। इसके अलावा छात्रों के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है साइंस एंड इंजीनियरिंग। सुपर कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। यह कंप्यूटर विज्ञान में नई खोज करने में मदद करता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर कंप्यूटर का उपयोग डेटा को इकट्ठा करने के लिए और उस डेटा को एनालाइज करने के लिए भी और स्टोर करने के लिए करते हैं। इंडस्ट्री में कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, इंटीरियर डिजाइन करने के लिए, प्रोडक्ट के सैंपल को डिजाइन करने के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग। आधुनिक समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है। छोटे बड़े व्यवसाय कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गेम खेलने के लिए। गेम में कंप्यूटर गेमर्स के लिए काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल गेमर के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से गेम खेलते वक्त यूजर को अच्छा अनुभव प्राप्त होता है और वो सही से जो है गेम को खेल पाते हैं। उसके बाद है बैंक। कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंक में भी किया जाता है। बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग पैसों को ट्रांसफ़र और पैसे को जमा करने के लिए और साथ ही साथ इसका जो है रिकॉर्ड रखने के लिए ज़्यादा यूज होता है। आर्ट। इसका इस्तेमाल कला के क्षेत्र में भी किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग करके हम चित्रों को बना सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं और वीडियो को साथ ही साथ एडिट भी कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन फिल्में देखने के लिए, गाना सुनने के लिए और गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर मनोरंजन करने का एक लोकप्रिय साधन है। नेक्स्ट है दोस्तों एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है इजी टू यूज, यानी इस्तेमाल करने में आसानी। कंप्यूटर का उपयोग करना काफ़ी आसान होता है। इसका उपयोग करने के लिए ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है इसको ऑपरेट कर सकता है और इस पे जो है अपना काम
कर सकता है। दूसरा है मल्टीटास्किंग। यह मल्टीटास्किंग होता है, यानी कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्यों को पूरा कर सकता है। हाई स्पीड। कंप्यूटर काफ़ी तेज होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने सभी कार्यों को बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं, क्योंकि यह तेज गति से कार्य करता है, जिसकी वजह से यूजर का काफ़ी समय बच जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। यह यूजर को बिल्कुल सटीक परिणाम देते हैं। कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाओं को आसानी से हल करने में सक्षम होता है। उसके बाद है स्टोरेज। कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता काफ़ी अधिक होती है, जिसकी वजह से यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। रिड्यूस पेपर वर्क, यानी कागज का कम इस्तेमाल होना। कंप्यूटर में सारा काम डिजिटल होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर में कागज का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। यह पेड़ों को बचाने में एक अहम भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि कागज को पेड़ों की मदद से ही बनाया जाता है। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को बढ़ाते हैं। इंसानों की तुलना में कंप्यूटर अधिक मात्रा में काम कर सकता है, यानी 24/7 घंटे लगातार काम कर सकता है, वो भी बिना थके। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर के नुकसान, यानी डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो है साइबर क्राइम। कंप्यूटर में साइबर क्राइम का खतरा हमेशा बना रहता है। साइबर क्राइम का अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अपराध करना। आजकल कंप्यूटर का उपयोग डेटा की चोरी, लोगों के साथ फ्रॉड और लोगों को ब्लैक करने के लिए भी किया जा रहा है। दूसरा है वायरस। कंप्यूटर में वायरस प्रवेश होने का खतरा हमेशा बना रहता है। वायरस कंप्यूटर में प्रवेश करके डेटा को डिलीट कर देता है, डेटा की चोरी करता है और उस डेटा का गलत इस्तेमाल करता है। कोई दिमाग नहीं, यानी नो माइंड। कंप्यूटर के पास हम इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। कंप्यूटर खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता है या खुद से कोई कार्य नहीं कर सकता है। यह केवल उतना ही कार्य करेगा जितना यूजर उसको कमांड देगा। ह्यूमन डिपेंडेंट, यानी मनुष्यों पर निर्भर। कंप्यूटर को चलाने के लिए इंसानों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से चालू नहीं हो सकता है। ये इसलिए जो है इंसान पे डिपेंड होता है। हेल्थ इशू, स्वास्थ्य समस्या। कंप्यूटर को लगातार चलाने से यूजर के शरीर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सिर दर्द, कमर दर्द, उंगलियों में दर्द और आँखों का कमज़ोर होना। ये सब जो है प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा कंप्यूटर यूज करने से। एक्सपेंसिव। कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए हर कोई व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। उसके बाद है एडिक्शन, यानी लत। अधिक मात्रा में कंप्यूटर का उपयोग करने से कंप्यूटर की लत लग जाती है। लोग पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के गेम खेलते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कितने जनरेशन में जो है हमारे कंप्यूटर हैं। तो सबसे पहली जो पीढ़ी है 1946 से लेके 1956 तक। इसमें जो तकनीक यूज हुई है वो है वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी है 1956 से लेके 1963 तक, जिसमें टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है वो है ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी है 1964 से लेके 1971 तक, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी जो पीढ़ी है 1971 से 1985 तक, इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है वो माइक्रो प्रोसेसर की यूज हुई है। पांचवी पीढ़ी है वर्तमान जो अभी चल रही है वो है 1986 से लेके अब तक, यानी अभी कोई छठी पीढ़ी या छठे जनरेशन नहीं आया है। अभी जो भी चल रहा है ये पांचवें जनरेशन ही चल रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर के कार्य यानी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बहुत सारे कार्यों को पूरा करता है, जैसे तेजी से डेटा को स्टोर करना, गणितीय कार्य करना और यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को पूरा करना। लेकिन कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, जिसमें सबसे पहला है हमारा इनपुट। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट एक प्रकार का निर्देश या कमांड होता है जो कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है ताकि यूजर कंप्यूटर से कुछ आउटपुट प्राप्त कर सके। यूजर इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि की मदद से कंप्यूटर को निर्देश देता है। बिना इनपुट दिए कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, इसलिए हमें कंप्यूटर से काम करवाने के लिए उसे इनपुट देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कंप्यूटर में गाने या वीडियो चलानी है तो हमें कंप्यूटर को कीबोर्ड या माउस की मदद से सॉन्ग या वीडियो को प्ले करना पड़ेगा। कंप्यूटर को निर्देश या कमांड देने के कार्य को हम इनपुट कहते हैं। यूजर कंप्यूटर सिस्टम को 2 तरीकों से इनपुट प्रदान कर सकता है, पहला ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअली। कंप्यूटर को मैनुअली इनपुट देने के लिए कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइस का उपयोग किया जाता है और कंप्यूटर को ऑटोमेटिक इनपुट देने के लिए एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, टचपैड, लाइट पेन और माइक्रोफोन। ये सब जो है हमारे इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को बाइनरी रूप में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी भाषा को समझता है। यूजर कंप्यूटर को किसी भी रूप में डेटा दे सकता है, जैसे चित्र, अक्षर और संख्या में। दूसरा है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है ताकि वो यूजर को आउटपुट दे सके। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोसेसिंग एक प्रकार की विधि है जिसमें कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करके उसे पढ़ने योग्य बनाता है ताकि यूजर उस डेटा को पढ़ सके और समझ सके। सरल शब्दों में कहें तो प्रोसेसिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें कंप्यूटर यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। इनपुट को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर की सारी प्रक्रियाएं सीपीयू के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित भी करता है, कंट्रोल करता है। सीपीयू इनपुट डिवाइस से इनपुट को लेता है और उस इनपुट को आउटपुट में बदल देता है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट के बीच का माध्यम होता है, यानी इनपुट डेटा को आउटपुट में बदलने के लिए सीपीयू की आवश्यकता पड़ेगी। सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं जिनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर की सभी गतिविधियों और कार्य को नियंत्रित करना होता है ताकि कंप्यूटर सही तरीके से काम कर सके या इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए डेटा को नजर रख सकता है। दूसरा है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इस यूनिट का मुख्य कार्य अंकगणितीय और तार्किक यानी लॉजिकल कार्यों को करना होता है। और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का कार्य डेटा को स्टोर करना होता है। इसमें केवल डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा मेन थर्ड आउटपुट। आउटपुट एक ऐसा कार्य है जिसमें सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को आउटपुट डिवाइसों में भेजा जाता है ताकि यूजर आउटपुट प्राप्त कर सके। कंप्यूटर इनपुट और प्रोसेसिंग कार्य करने के बाद यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। यूजर आउटपुट को जिन डिवाइसों की मदद से देखता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं।
जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर और प्लॉटर, ये सब जो है हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में सीपीयू आउटपुट को आउटपुट डिवाइस के पास भेजता है, जिसके बाद यूजर को आउटपुट दिखाई देता है। बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग आउटपुट को आउटपुट डिवाइस में भेजने के लिए किया जाता है। यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर जैसे डिवाइस शामिल होते हैं। आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य प्रोसेस हुए डेटा को प्रसारित यानी डिस्प्ले करना होता है, ताकि कोई भी यूजर उस डेटा को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, जिसके द्वारा डेटा और जरूरी सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्टोरेज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए दो प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है हमारा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचना को स्टोर करती है। इस मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। इस मेमोरी के कुल 4 प्रकार होते हैं: रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड वाली मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी और कैशे मेमोरी। दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है, इसे कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। यदि किसी कारण कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डेटा जो है डिलीट नहीं होता। इस मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसका इस्तेमाल बड़े आकार वाले डेटा जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। ये सब जो है इसके मेन एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है और इसके प्रकार क्या है। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा कंप्यूटरों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। जिस तरह से हम इंसान आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बातचीत करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज करता है, जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का एक ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कंप्यूटर लैंग्वेज एक प्रकार का कोड होता है जिसके द्वारा प्रोग्राम को लिखा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि जावा, C++ का उपयोग करके ऐप बनाई जाती है। कंप्यूटर लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है और इसका प्रयोग प्रोग्रामर्स के द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज इंसान के समझ में ही नहीं आती, इन्हें केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है। कितने प्रकार के होते हैं, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा जो है लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में यहाँ पे आप देखेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे 2 प्रकार के हैं, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और विजुअल प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम को आसानी से समझा और लिखा जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी की तरह ही होती है, इसलिए
इस भाषा को इंसान आसानी से समझ सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाने में किया जाता है। ये एक ऐसी भाषा है जिसका सिंटैक्स पहले से ही निर्धारित होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है जिससे कि प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदला जा सके। हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है जैसे पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट, PHP और C डैश, और उसके बाद है C++, कोबोल, पर्ल, पास्कल और फोर्ट्रान। ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? यह भाषा यूजर फ्रेंडली होती है, अर्थात इसे यूजर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को लिखना और समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इस तरह की लैंग्वेज को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। यह भाषा मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इनका मतलब यह है कि यह किसी भी कंप्यूटर में रन हो जाती है। इस लैंग्वेज को कमर्शियल सॉफ्टवेयर हाई लेवल के होते हैं। यह यूजर को बेहतर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करवाता है। इस लैंग्वेज में गलतियों को ठीक करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसके नुकसान यानी हाई लेवल लैंग्वेज के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? तो सबसे पहले डिसएडवांटेज है इस भाषा में सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना पड़ता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। यह भाषा लो लेवल लैंग्वेज की तुलना में स्लो यानी धीमा काम करती है। ये भाषा हार्डवेयर से सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। जैसे सबसे पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में दुनिया की समस्याओं को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद इन समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए C++ और जावा। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल विंडो एप्लीकेशन को बनाने के लिए और डिजाइन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए विजुअल बेसिक, विजुअल जावा और विजुअल C। दूसरा है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है जिसे हम इंसान नहीं समझ सकते। इसे केवल कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के बिल्कुल विपरीत है। इस भाषा मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब यह है कि यह भाषा कुछ ही कंप्यूटर पर रन होती है। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस लैंग्वेज का प्रोग्राम काफ़ी तेज एग्जीक्यूट होता है। इसके अलावा आउटपुट भी काफ़ी जल्दी देता है। यह लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, अर्थात इसे सीखना मुश्किल होता है। टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज वह भाषा होती है जिसमें केवल बाइनरी में यानी 0 और 1 अंकों का ही प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस भाषा को कंप्यूटर बिना किसी टेक्नोलॉजी के समझ लेता है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी यानी 0 और 1 के बीच को ही समझ पाता है। बाइनरी डिजिट का यूज कंप्यूटर हर काम के लिए करता है। जो प्रोग्राम 0 से लेके 1 डिजिट के होते हैं उन्हें हम मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं। एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। इस लैंग्वेज को कंप्यूटर जल्दी एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह आउटपुट जल्दी दे देता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? मशीन लैंग्वेज के यानी नुकसान क्या होते हैं? तो मशीन भाषा के लिखे गए प्रोग्राम किसी इंसान को समझ नहीं आते हैं।
दूसरा है मशीन भाषा के लिखे गए प्रोग्राम लंबे होते हैं, यानी काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्रामिंग होते हैं। प्रोग्राम लिखते समय गलतियां भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि प्रोग्रामर जो है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे असेंबलर कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित डिवाइस में और रियल टाइम सिस्टम में किया जाता है। इस लैंग्वेज में 0 और 1 डिजिट के स्थान पे अल्फ़ा नंबरिंग का यूज किया जाता है, जैसे कि A से Z और 0 to 9। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। इस भाषा को लिखने और समझने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद असेंबली भाषा के फायदे। असेंबली भाषा को समझना मशीन लैंग्वेज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस भाषा में गलती होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और इसमें प्रोग्राम को मॉडिफाई करना आसान होता है। असेंबली भाषा के नुकसान यानी डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली भाषा। असेंबली भाषा के प्रोग्राम मशीन पर डिपेंड होते हैं। इस भाषा का यूज करने के लिए हार्डवेयर की नॉलेज ज़रूरी है। इस भाषा में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज के क्या क्या फ़ायदे हैं। इस लैंग्वेज की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। इस लैंग्वेज में ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस लैंग्वेज को यूज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लो लेवल लैंग्वेज के लिखे हुए कोड को रन करने के लिए किसी भी कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम बड़ी ही आसानी से हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम अपने कंप्यूटर के स्टोरेज और मेमोरी रजिस्टर को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी ऑपरेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के क्या क्या नुकसान हैं। इंसानों के द्वारा इस लैंग्वेज को नहीं समझा जा सकता। दूसरा है, इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना बहुत कठिन होता है क्योंकि बड़े बड़े जो है इसमें प्रोग्रामिंग लिखे जाते हैं। इस भाषा में गलतियों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस लैंग्वेज में गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं क्योंकि बड़ी जो है लैंग्वेज बड़ी बड़ी होती हैं। इस लैंग्वेज के कोड लिखने के लिए प्रोग्रामर को काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो जो है इसका प्रोग्रामिंग लिख पाएगा। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के मध्य में क्या अंतर होता है। तो ये भाषा यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कोई भी इसको आसानी से यूज कर सकता है। लो लेवल ये भाषा जो है कंप्यूटर फ्रेंडली है। इसको सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसको सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हर कोई इसको जो है नहीं सेटअप कर पाता है। इसके लिए जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसका यूज इस समय काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इस समय इस लैंग्वेज को बहुत कम जगह यूज किया जा रहा है। इसको आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज को आसानी से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। हाई लेवल लैंग्वेज कम मेमोरी स्पेस इस्तेमाल होती है और यह कंप्यूटर के लो लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा मेमोरी स्पेस का यूज करता है। इसको आसानी से डिबग किया जा सकता है। डिबग मतलब गलतियों को फाइंड आउट कर सकता है। इसको भी करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसको मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा आसान है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज को मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसे डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल बड़े डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता है। जिस प्रकार मनुष्य डेटा और सूचना को स्टोर करने के अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है।
सरल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी की मदद से कंप्यूटर अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिन्हें हम सेल कहते हैं। इन सेल में डेटा बाइनरी जो 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डेटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। कंप्यूटर मेमोरी बहुत प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। इन सभी मेमोरियों के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सबसे पहला हमारा टाइप्स है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचना को स्टोर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी है, जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर यानी अर्धसंचालक पदार्थ से बनाया जाता है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित होती है जिसके कारण यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाती है। एक कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का साइज लगभग 4 GB तक होता है। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों प्रकार की होती है। वोलाटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डेटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर के ऑफ होने पे इसमें रखा डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। जबकि नॉन वोलाटाइल वह मेमोरी होता है जो हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। सेकेंडरी मेमोरी के तुलना में प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है, लेकिन यह तेज गति के साथ डेटा को एक्सेस करती है। इस मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, पहला रैम और दूसरा रोम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, यानी वोल्टेज के ऊपर आधारित होता है। रैम को सिस्टम मेमोरी और रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंप्यूटर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो इसमें मौजूद सारा डेटा डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर रैम में मौजूद डेटा को तेज गति के साथ एक्सेस करता है, जिसके कारण कंप्यूटर तेजी से कार्यों को पूरा कर पाता है। रैम के दो प्रकार होते हैं, पहला एसआरएम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा डीआरएम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका जो है रैम का पिक्चर है। दूसरा मेमोरी है रोम। रोम का पूरा नाम जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब यह है कि यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है, यानी ये बिजली पे आधारित नहीं होती है। यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी रोम में मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता है। इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए स्टोर किया जा सकता है, लेकिन रैम में हम ऐसा नहीं कर सकते। रोम के 3 प्रकार होते हैं, पहला पीआरओएम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और दूसरा ईपीआरओएम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और तीसरा होता है ईईपीआरओएम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का ये जो है इमेज है। प्राइमरी मेमोरी की क्या विशेषताएं होती हैं? तो प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डेटा को तेज गति के साथ एक्सेस किया जा सकता है। कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी को ही स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को ऑन करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए किया जाता है। यह सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होती है। यह मेमोरी ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर नहीं कर सकती क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता जो है बहुत कम होती है। अब प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है। दूसरा हमारा मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में यूजर उस डेटा का उपयोग कर सके। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण यह ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इस मेमोरी का इस्तेमाल बड़े आकार वाले डेटा जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में यदि बिजली चली जाती है तो भी डेटा डिलीट नहीं होता है। सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसे ऐसा करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करना होगा और इसके बाद सीपीयू जो है सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी का या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी में मेमोरी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, सीडी है, बीआरडी है और एचबीडी है। ये सब जो है आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं और मैग्नेटिक टेप भी है। सेकेंडरी मेमोरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या विशेषताएं हैं? यह मेमोरी अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसमें बिजली चले जाने पर डेटा डिलीट नहीं होता है। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती है। इस मेमोरी की स्पीड धीमी होती है। इसके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस मेमोरी को सीपीयू के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा मेमोरी है कैश मेमोरी। कैश एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जिसका आकार तो छोटा होता है लेकिन प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है। इस मेमोरी को एक्सेस करना आसान है और सीपीयू इसे तेज गति से एक्सेस करता है। इस मेमोरी को अन्य डिवाइस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल सीपीयू के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। कैश मेमोरी में उस डेटा या फाइलों को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैश मेमोरी में ढूंढता है। कैश मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके जो है मेनली 3 प्रकार होते हैं, L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। L1 कैश क्या होता है? यह एक छोटी मेमोरी होती है जिसका आकार 2 KB से 64 KB तक होता है। L1 कैश में 2 प्रकार के कैशे होती हैं। पहला निर्देश कैश यानी इंस्ट्रक्शन कैश, जो सीपीयू द्वारा आवश्यक निर्देशों को स्टोर करते हैं, और दूसरा डेटा कैश जो सीपीयू द्वारा आवश्यक डेटा को स्टोर करते हैं। L2 कैश, L2 कैश का साइज L1 कैशे से थोड़ा बड़ा होता है और इसकी स्पीड L1 कैशे से थोड़ी कम होती है। इसका आकार 256 KB से 512 KB के बीच होता है। L3 कैश, यह साइज में L1 कैश और L2 कैश में थोड़ी बड़ी होती है। इसकी स्पीड L1 कैश और L2 कैश मेमोरी से थोड़ी कम होती है। इसका आकार 1 MB से 8 MB तक होता है। कैश मेमोरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं? कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से भी अधिक तेज होती है, यानी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है। यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, यानी महंगा होता है। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है, यानी बहुत ही कम साइज की होती है और काफ़ी तेज होती है। रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं
और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। यह मेमोरी टेम्पोरेरी डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है, जिन निर्देशों का उपयोग तुरंत किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की जो स्पीड उसमें मौजूद रजिस्टर की संख्या पर निर्भर होती है। अर्थात कंप्यूटर में जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे उतने ही ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड होगी। रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और डेटा रजिस्टर। पहला है डेटा रजिस्टर। यह एक 16 बिट रजिस्टर है जिसका उपयोग सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले ऑपरेंड्स वेरिएबल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और दूसरा जो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट रजिस्टर होता है जो एग्जीक्यूट होने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। यानी जो हम कमांड देते हैं उसी को जो है ये स्टोर करके अपने पास रखता है। इंस्ट्रक्टर रजिस्टर, यह भी एक 16 बिट रजिस्टर है जो उन निर्देशों को स्टोर करता है जो मेन मेमोरी से प्राप्त होते हैं। एक्यूमुलेटर, यह रजिस्टर 16 बिट का होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न यानी प्रोड्यूस जो आउटपुट होता है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। एड्रेस रजिस्टर, यह एक 12 बिट का रजिस्टर है जिसका इस्तेमाल मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर, यह रजिस्टर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के एड्रेस को स्टोर करता है। तो आई होप कि इतना जो है आपको वीडियो जो है समझ आ गया होगा। इसको जो है आप अपने जो है नोट जरूर कर लें और इसको जो है एक दो बार जैसे ही आप देखेंगे ये आपको क्लियर हो जाएंगे।